माफिया की इनोसेंट दुल्हन पार्ट 1। रात के 2 बज चुके थे। आसमान से बारिश इस कदर बरस रही थी जैसे कोई पुराने गुनाहों का हिसाब मांग रही हो। सड़कों पर सन्नाटा था, पेड़ों की शाखाएं हवा में कांप रही थी और दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही धुंध पसरी हुई थी। और उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की दौड़ रही थी। उसके गीले बाल चेहरे से चिपके हुए थे, कपड़े कीचड़ और खून से सने हुए थे। हर कदम पर वो लड़खड़ा रही थी मगर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी पीठ में गोली लगी हुई थी, खून लगातार बह रहा था और दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसकी सांसें अब फूलने लगी थी, सीने में जलन थी और पैरों में तो ताकत ही नहीं बची थी और ज़्यादा भागने की। मगर आंखों में डर से ज़्यादा एक फिक्र थी। उसे किसी भी तरह समय रहते अपनी बीमार माँ के पास जाना था। भागते भागते वो उस जगह पहुंची थी जहाँ कच्चा रास्ता खत्म हो चुका था। अब उसके पीछे सिर्फ अंधेरी पथरीली जंगल की सरहद थी और सामने पहाड़ी का वो आखिरी छोर जहाँ से नीचे देखकर ही रूह कांप जाए। उसने एक पल के लिए खुद को संभाला, अपने खून से सने हाथों से पत्थर का सहारा लिया और पीछे मुड़ी। कम से कम 4-6 परछाइयां उसके पीछे खड़ी हुई थी, हाथों में बंदूकें। उनके चेहरे अंधेरे में ज्यादा साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके इरादे जहर से भी ज्यादा खतरनाक थे। मुझे जाने दीजिए प्लीज, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बहुत देख और सुन लिया है तूने, अब तू जिंदा नहीं रह सकती, किसी ने बड़ी बेरहमी भरी आवाज में कहा। वो जानती थी ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने एक नजर सामने की खाई की तरफ डाली। हवा की सनसनाहट और बारिश की टपकती बूंदों के बीच उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी धाएं एक और गोली चली, इस बार सीधे उसके कंधे में लगी थी। झटका इतना तेज था कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाई थी। उसका शरीर एक पल को हवा में थमा और फिर सीधा पहाड़ी से नीचे गिर पड़ा था। चट्टानों से टकराता हुआ एक चीख के साथ वो अंधेरे में गुम हो गया था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और चट्टानों पर गिरते पानी की धमक बची थी। ऊपर खड़े लोग कुछ पलों तक हिले भी नहीं थे और फिर धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे की ओर कर दी थी। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक जोड़ी जूते चट्टान की तरफ बढ़े। बारिश के बीच एक काली हुडी पहने शख्स की परछाई सामने आई। उसकी चाल में एक अजीब सा सुकून था, मानो वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है। उसने खाई की गहराई में एक नजर डाली और फिर जहरीली मुस्कान के साथ फुसफुसाया, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बेचारी। उसने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और एक बटन दबाया। साथ में मौजूद आदमी ने पूछा, गिर तो गई है सरकार, मगर अगर बच गई तो? वो शख्स मुस्कुराया, जिस ऊंचाई से गिरी है भगवान भी चाहे तो उसे बचा नहीं सकता। और सभी लोग मुस्कुराते हुए वहां से चले गए थे। ये थी ईशा, एक सादगी भरी लड़की जो अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज से किसी का भी दिल जीत लेती थी। उम्र महज 21-22 साल की थी, लेकिन जिंदगी की ठोकरें उसे बहुत पहले ही समझा चुकी थी कि हर मुस्कान की कीमत होती है और हर खामोशी का कोई ना कोई राज होता है। वो अपनी बीमार माँ के साथ इसी पहाड़ी के ऊपर बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में रहती थी। गांव का नाम तो शांतिपुर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहाँ अजीब सी हलचल थी। कभी आधी रात को किसी जीप की आवाज़, तो कभी झाड़ियों से आती फुसफुसाहटें। ईशा सब महसूस करती थी, मगर सवाल करना तो उसने सीखा ही नहीं था, या शायद उसे डर था कि कहीं कोई जवाब उसकी दुनिया ना उजाड़ दे। वो अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे घर में रहती थी, लेकिन उस रात जब बिजली कड़की थी और बारिश झमाझम बरस रही थी, ईशा अपने पुराने मफलर में लिपटी हुई गाँव की पहाड़ी वाले गोदाम में पहुंची थी। वो गोदाम जहाँ आम दिनों में कोई झांकता भी नहीं था। वहाँ से उसे अपनी माँ की दवाइयों की एक खोई हुई बोतल को लेने जाना था, जो मेडिकल कैंप के वॉलंटियर से दवाई ले जाते वक्त उससे कहीं रास्ते में ही गिर गई थी। उसकी माँ को बहुत तेज बुखार था और दवाई न मिलने पर उनकी हालत और भी बिगड़ सकती थी। ईशा उसी गोदाम के पास बुखार की दवाई को ढूंढ रही थी और जैसे ही उसे दवाई की बोतल मिली, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। लेकिन उस रात वहाँ कुछ और ही चल रहा था, जिसका ईशा को अंदाजा भी नहीं था। ईशा जैसे ही गोदाम के थोड़ा और करीब पहुंची, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, गाड़ी के दरवाजे की धप आवाज़ और फिर एक आदमी की कड़कती हुई आवाज़। अगर किसी को भनक भी लगी कि हमने मंत्री जी के कहने पर उस रिपोर्टर को ठिकाने लगाया है तो सब खत्म हो जाएगा, जल्दी ही इलेक्शन होने वाले हैं। ये सुनकर ईशा ठिठक गई थी। उसके कानों ने जो सुना वो उसके पूरे वजूद को हिला गया था। वो धीरे धीरे गोदाम के पास झुकी और लकड़ी की झिरी से झांका। वहाँ 3 लोग खड़े हुए थे, एक का चेहरा साफ दिख रहा था और वो कोई अनजान नहीं था, गाँव के स्कूल का ट्रस्टी और सबसे आदरणीय इंसान था जिसे गाँव के लोग देवता मानते थे। उसी वक्त ईशा के हाथ से दवाई की बोतल छूट गई थी। कौन है वहाँ? एक गार्ड की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर ईशा डर गई थी। उसने फौरन दवाई की बोतल उठाई, लेकिन बाहर से आते कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। ईशा अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागी थी, क्योंकि इस दुनिया में अपनी माँ का इकलौता सहारा थी। पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे और वो जान चुकी थी उसने कुछ ऐसा सुन लिया है जो उसे सुनने का हक नहीं था और अब उसकी ज़िंदगी नहीं बचने वाली थी। और उन जालिम लोगों ने ईशा के साथ किया भी वही था जिसका ईशा को डर था। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी के नीचे ऐसे में एक ब्लैक मर्सिडीज हाईवे पर किसी पागल तूफान की तरह दौड़ रही थी। उसके टायर्स पानी की परतों को चीरते हुए सड़क से टकरा रहे थे। कार की हेडलाइट्स बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और उसके स्टीयरिंग पर बैठा था शिवराज सिंह चौहान। इम्पेकेबली ड्रेस्ड, वाइट क्रिस्प शर्ट, स्लीव्स कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। कलाई पर ना तो कोई रोलेक्स थी और ना ही कोई लग्जरी वॉच।
बस एक गहरा पुराना जख्म था जो खुद ब खुद उसकी कहानी बयां कर रहा था। और आंखों में एक सुलगता हुआ सूनापन था जिसे पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शिवराज एक ऐसा नाम था जो दुनिया के लिए रुतबे की मिसाल था। उसकी आंखें डीप हेजल ब्राउन थीं, इतनी इंटेंस कि सामने वाला पलटकर देखने की हिम्मत न करे। उसकी आंखों की तपिश रूह तक को भस्म कर देती थी। उसकी जॉलाइन शार्प थी, परफेक्ट एंगल्स में ढली हुई। लिप्स थिन और फर्म थे, जैसे इमोशन के नाम पर सिर्फ हुक्म देना आता था उसे। और जब वो ब्रीथ करता था तो ऐसा लगता था जैसे हवा भी इजाज़त लेकर अंदर जाती हो। कद 6 फुट 2 इंच, बॉडी लीन, मस्कुलर, डिसिप्लिन्ड, हर चाल में वो अथॉरिटी थी। ही डज नॉट बॉल, ही अराइव्स। लोग कहते हैं उसका नाम ही काफ़ी है किसी को झुकाने के लिए। उसके कपड़े सादे थे, मगर उसके परफ्यूम में वो पावर थी जो सामने वाले को यकीन दिला दे कि आई ऑन द डैम वर्ल्ड। कार के डैशबोर्ड पर सिगरेट की राख लगातार गिर रही थी, पर उसकी आंखें विंडशील्ड के पार कहीं बहुत दूर देख रही थीं, जैसे उसे आने वाले तूफान दिख रहा हो। कार के म्यूजिक सिस्टम पर अंग्रेजी ब्लूज बज रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। हाथ में पड़ी सिगरेट लगभग बुझ ही चुकी थी, पर उसकी आंखों की बेचैनी अब भी चल रही थी। उसकी कार की स्पीड 120 को छू रही थी। और तभी अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। किसी भारी चीज़ के बोनट से टकराने की आवाज़ थी। शौर्य की आंखें चौड़ी हो गई थीं, जो शिवराज के साथ बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी एक झटके में रुकी। टायरों की आवाज़ की चिल्लाहट बारिश के शोर को भी चीरती हुई चली गई थी। शिवराज के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए थे। चेहरे पर सन्नाटा था, मगर आंखों में एक पल को भी डर नहीं था, जैसे उसे परवाह ही ना हो कि अभी क्या हुआ था। उसकी उंगलियां अब भी आराम से अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलने में बिजी हुई थीं। फिर उसकी बरसी ठंडी लेकिन तल्ख आवाज़ आई, जा देख कर आ, किसको शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी से मरने का शौक चढ़ा है। शौर्य ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शिवराज की आंखें अब भी सामने के शीशे के पार टिकी हुई थीं। चेहरा एकदम शांत था, पर उसके लहजे में जहर था। जैसे नरमी से बोलना तो उसे आता ही नहीं था, लेकिन मयंक और शौर्य जो बचपन से उसके साथ पले बड़े थे, वो उसके इस सख्त रवैये से अच्छे से वाकिफ थे। मयंक जो पीछे बैठा हुआ था तुरंत कार का दरवाज़ा खोलकर उतरा। शिवराज ने एक गहरी सांस ली और म्यूज़िक बंद कर दिया था। महंगी गाड़ी, बरसात की रात और तुझ जैसा ड्राइवर, परफेक्ट सेटअप है पुलिस केस के लिए। तुझे समझ भी आ रहा है क्या ज़रूरत थी इतनी तेज़ी स्पीड पर गाड़ी चलाने की? शौर्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा। शिवराज ने घूरकर शौर्य की तरफ देखा। चेहरा भी एकदम कंट्रोल में था। शौर्य उसकी इंटेंस नज़रों को देखकर ही चुप हो गया था। शिवराज की आंखों में ही इस कदर खौफ था कि देखने वाला अक्सर चुप हो जाया करता था। इसी तरह शौर्य भी इस वक्त कुछ कह नहीं पा रहा था। उधर मयंक भीगते हुए सड़क की तरफ दौड़ा। शिव, कोई लड़की है, बेहोश लग रही है, हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी है, लेकिन सांसें चल रही हैं, बहुत बुरी हालत में है। शिवराज ने आंखें मूंदी, फिर बहुत धीमे से बोला, लड़की? फिर उसकी आवाज़ में वही पुराना घमंड लौट आया था। अबे, शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी से टकराने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? कोई और जगह नहीं मिली मरने के लिए? बारिश की आवाज़ अचानक और भारी लगने लगी थी। उसने धीमे से सांस ली, फिर शीशे के पार देखा। सड़क के किनारे कीचड़ में लहूलुहान हालत में एक लड़की पड़ी हुई थी। उसके कपड़े बारिश में चिपक गए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर ज़मीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन जान जैसे अभी बाकी थी उसमें, लेकिन होश बिल्कुल भी नहीं था। मयंक ने थोड़ा चीखते हुए कहा, शिव, मुझे नहीं लगता इसने मरने की कोशिश की है, लगता है किसी ने पहाड़ी से धक्का दिया है। शिवराज ने धीमे स्वर में हैरान होकर कहा, डैम इट। वो तुरंत कार से उतरा। पैर कीचड़ में धंस चुके थे, मगर उसकी नज़रें उस लड़की से हट नहीं रही थीं। बारिश अब और तेज़ हो चुकी थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और माथा पोंछा, जैसे इस पूरी घटना में उसे सिर्फ अपना गीला माथा परेशान कर रहा हो। फिर उसने बेहोश लड़की की ओर देखा और कुछ पल बाद एक बेहद ठंडी मुस्कान उसके होठों पर आ गई थी, जैसे उसकी कोई अधूरी तलाश अब पूरी हो चुकी थी। ईशा के होंठ हल्के से हिले, बहुत धीरे, और फिर बस एक नाम निकला था उसके होठों से, वीरा। शिवराज का पत्थर दिल जैसे पहली बार धड़का हो। ईशा का चेहरा उसे किसी की याद दिला गया था, वरना शिवराज ऐसा इंसान नहीं जिसे किसी के जीने मरने से कोई भी फर्क पड़े। मयंक, उठाओ इसे, उसने सख्त आवाज़ में कहा। बारिश में डरावनी आवाज़ें महसूस हो रही थीं, लेकिन इस रात सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ अगर कोई थी तो वो थी शिवराज की मुस्कान। वो इस वक्त क्या सोच रहा था, इसका अंदाज़ा तो शायद कोई भी नहीं लगा सकता था। 2 हफ्ते बाद लोहे की खिड़की से धूप की हल्की किरणें कमरे में झांक रही थीं। मॉनिटर पर धीमी बीप की आवाज़ आ रही थी। सफ़ेद दीवारें, दवा की गंध और एक गहरा सन्नाटा। ईशा की आंखें धीरे धीरे खुली, पलकों पर जैसे वजन रखा था, और सांसें लेते वक्त उसके सीने में हल्का दर्द हो रहा था। उसका गला सूख रहा था और उसकी आंखें सामने की सफ़ेद छत को टटोल रही थी,
जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। कमरे की सफेदी, मशीनों की आवाज़ और एक जलता हुआ बल्ब उसकी आंखों को छुप रहा था। वो घबराई। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर पीठ में उठते दर्द ने उसे फिर से गिरा दिया था। कौन हूँ मैं और कहाँ हूँ? उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था। उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी थी। आईसीयू की नर्स ने पास आकर उसे देखा। शांत हो जाइए मैम, आपको गोलियां लगी थीं और सिर पर और शरीर पर भी गहरी चोटें हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप अब भी जिंदा हैं। गोली? ईशा की आंखों में डर उतर आया था। तभी कमरे में एक नरम सी आवाज़ गूंजी, हाय, कैसी हो अब? ईशा ने पलट कर देखा। सफ़ेद कोट में एक लड़की खड़ी थी, लगभग कोई 24 साल की। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में प्रोफेशनल स्नेह। नेम टैग पर लिखा था डॉक्टर श्रेया आनंद। डॉक्टर श्रेया पास आई और धीरे से ईशा की पल्स चेक की। तुम्हारी तबीयत अब काफ़ी बेहतर लग रही है। 2 हफ्ते से तुम्हें हम आईसीयू में मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन ईशा की आंखें अब भी आसपास को आश्चर्य से देख रही थीं, जिसे दुनिया अब उसकी अपनी नहीं रही हो। डॉक्टर श्रेया ने उसे थोड़ा और सहज करते हुए कहा, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? ईशा कुछ पल तक चुप रही थी। उसने अपना माथा सिकोड़ा, जैसे कोई खोया हुआ शब्द याद करने की कोशिश कर रही हो, और फिर धीमे से कहा, मेरा नाम? मुझे नहीं पता। ईशा की आवाज़ अटक अटक कर निकल रही थी। डॉक्टर श्रेया का चेहरा पल भर को सख्त हो गया था। वो उसकी रिपोर्ट्स के पन्ने पलटने लगी थी और फिर बहुत शांत आवाज़ में बोली, ये आम बात है। एक्सीडेंट के बाद ट्रॉमेटिक एमनेशिया हो सकता है। तुम्हें अपना नाम भी याद ना हो, मगर धीरे धीरे चीज़ें लौट सकती हैं। हम ट्रिगर्स की कोशिश करेंगे और तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। ईशा की आंखों में अब एक नया डर था। मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कि मैं कौन हूँ। उसकी तेज सांसें चलने लगी थी। हार्ट मॉनिटर की बीप थोड़ी तेज हो गई थी। डॉक्टर श्रेया ने उसका हाथ थामा और उसे शांत करते हुए कहा, शांत रहो। देखो, तुम सेफ हो और हॉस्पिटल में हो। और फिर तुम्हारे हस्बैंड भी तो हैं तुम्हारे साथ। वैसे तुम्हारे हस्बैंड बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हर रोज़ तुम्हें देखने आते रहे। कई बार देर रात तक यहीं बैठे रहते थे। हस्बैंड? ईशा की आवाज़ थरथरा गई थी। मैं शादीशुदा हूँ। डॉक्टर श्रेया थोड़ी हैरान हुई थी, लेकिन शांत लहजे में बोली, तुम्हें यह भी याद नहीं? ईशा की सांसें तेज हो गई थीं। उसने खुद को देखना चाहा, अपने हाथ, अपनी कलाई, किसी सिंदूर या मंगलसूत्र को, किसी निशान की तलाश में, मगर सब कुछ खाली लग रहा था, जैसे उसकी शादी कभी हुई ही नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरा सवाल था, डॉक्टर, कौन है मेरे हस्बैंड? डॉक्टर श्रेया एक पल को रुकी, फिर कुर्सी खींचकर उसके पास ही बैठ गई थी। तुम एक एक्सीडेंट के बाद मिली थी। कोई आईडी नहीं थी, कोई फ़ोन नहीं, बस तुम्हारे दिल पर एक नाम था। हमने उसी के आधार पर मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किए हैं। और तुम्हारे पति, उन्होंने ही हर डॉक्यूमेंट मैनेज किए हैं, आईडी प्रूफ, और यहाँ तक कि आप दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी उन्होंने हॉस्पिटल में सबमिट कराया है। और अगर वो तुम्हारे पति ना होते तो उन्हें कैसे पता चलता कि तुमने उनके और अपने नाम का टैटू अपने दिल के करीब गुदवाया है? दिल के पास किसी का भी नाम कोई यूं ही नहीं गुदवाता। इतनी पर्सनल बात तो कोई पति ही जान सकता है। ईशा ने डॉक्टर श्रेया की ओर देखा। उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में थी। मेरा नाम क्या है डॉक्टर? डॉक्टर श्रेया ने गहरी सांस लेते हुए ईशा की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी हिचकिचाहट थी, मानो वो कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो सिर्फ सच नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी हो। देखो, तुम्हारा नाम ईशा शिवराज सिंह चौहान है। ईशा? उसने बुदबुदाते हुए दोहराया। फिर उसने धीरे से पूछा, और मेरे हस्बैंड कौन है वो, और अब कहाँ हैं? उसने धीरे से पूछा। डॉक्टर श्रेया एक पल के लिए शांत हो गई थी, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे होश में आने से पहले उन्होंने कहा था कि वो कुछ ज़रूरी काम के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें अपडेट देती रही हूँ पिछले 2 हफ्ते से। बहुत परवाह की है उन्होंने तुम्हारी। अगर उन्हें परवाह है तो मुझे देखने क्यों नहीं आए? ईशा की आवाज़ अब टूटी हुई थी। शायद आज शाम तक आ जाएंगे, डॉक्टर श्रेया ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। उन्हें सच में तुमसे बहुत प्यार है ईशा। मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, तुम बस आराम करो। ईशा की नज़र वो अपने सीने की ओर गई। उसने धीरे से गाउन का कॉलर हटाया और वहाँ बाईं ओर दिल के पास हल्के धुंधले अक्षरों में एक टैटू दिखाई दिया, जहाँ ईशा और शिव लिखा हुआ था। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। डॉक्टर श्रेया, बोलिए। अगर वो मेरे पति हैं तो फिर मेरे अंदर इतना खालीपन क्यों है? मुझे क्यों लग रहा है कि मेरी कभी शादी हुई ही नहीं है? डॉक्टर श्रेया ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम अपनी यादें भूल चुकी हो, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। शाम के 5:15 हुए थे
बाहर ठंडी हवा शीशों से टकरा रही थी। आईसीयू के कमरे में ईशा चादर में सिमटी दीवार में पीठ टिकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखों में कोई अनजाना डर था, जैसे वो सोचने की कोशिश कर रही हो क्या वो सच में किसी की पत्नी है और उसका असली नाम क्या है। तभी दरवाज़ा खुला और 3 परछाइयाँ अंदर आईं। सबसे आगे था शिवराज सिंह चौहान, सख्त चेहरा, बर्फ सी नजरें। ईशा ने कांपती आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं? शिवराज कुछ सेकंड तक उसे निहारता रहा, फिर ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। ईशा ने नामे से हिलाया। शिवराज झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल अपने माफिया स्टाइल में, तुम मेरी पत्नी हो, मिसेस ईशा शिवराज सिंह चौहान। कमरे में सन्नाटा छा गया था। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये नाम, ये रिश्ता, ये सब कुछ उसके लिए अजनबी था, लेकिन उसकी सांसें अभी उसी नाम के इर्द गिर्द चल रही थीं। डॉक्टर शिया ने ईशा के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, ईशा अब तुम स्टेबल हो, तुम्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। शिवराज जी तुम्हें घर ले जाने आए हैं और यही तुम्हारे परिवार हैं। ईशा का चेहरा एक बार फिर से डर से कस गया था, जैसे कोई यकीन नहीं कर पा रही थी कि शिवराज सच बोल रहा था। वो अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई बोली, पर मुझे कुछ याद नहीं है, तो मैं कैसे किसी अजनबी के साथ चली जाऊं? डॉक्टर शिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। शिवराज तुम्हारे पति हैं, कोई अजनबी नहीं, और तुम उनकी जिम्मेदारी हो। हम डॉक्टर्स हैं, सिर्फ इलाज कर सकते हैं, मगर अब तुम्हारी रिकवरी तुम्हारे घर में अपनों के बीच होगी। मुझ पर तो भरोसा रखो। तभी शौर्य, जो अब तक चुपचाप खड़ा हुआ था, उसने पहली बार ध्यान से डॉक्टर श्रेया को देखा। उनकी आंखों में समझदारी थी, आवाज़ में सुकून और मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। डॉक्टर श्रेया, शौर्य ने पहली बार उनकी ओर देखते हुए कहा, आपका पेशेंस कमाल का है, हर पेशेंट को आपसे ही मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर श्रेया थोड़ा मुस्कुराईं, लेकिन फिर उन्होंने नज़रें फेर ली थीं। लेकिन शौर्य की आंखें वहीं अटक कर रह गई थीं, जैसे पहली ही नज़र में डॉक्टर श्रेया की आंखों ने उसके दिल को घायल कर दिया था। ईशा ने एक नज़र उठाकर शिवराज को देखा, लंबे कद और पत्थर जैसे चेहरे वाला अजनबी, और उसके करीब आते कदमों की आवाज़ से ही ईशा के दिल की धड़कनें तेज लग रही थीं। ईशा ने डर में डूबती हुई मासूमियत से बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने अपनी नज़रें झुका ली थीं। ईशा मुझे देखो, शिवराज ने उसी कंट्रोल टोन में कहा। ईशा उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। शिवराज ने और कड़क स्वर में कहा, आई सेड लुक एट मी। ईशा उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर कांप गई थी, जैसे उसकी सांसें अटक गई हों। उसने धीरे से नज़रें उठाईं और शिवराज की तरफ देखा। शिवराज ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुम सब कुछ भूल चुकी हो, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन एक बात याद रखो, हमेशा आई एम योर हस्बैंड। कमरे में सन्नाटा छा गया था। मयंक और शौर्या एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि शिवराज ऐसा कुछ बोलने वाले हैं। वो दोनों बहुत चक्के से एक दूसरे की शक्ल को देख रहे थे, क्योंकि वो लोग भी अच्छे से जानते थे कि ईशा उन्हें हाईवे पर मिली थी और शिवराज से उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर शिवराज ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जिस शख्स को अपने पास औरतों से ही नफरत थी, वो किसी लड़की को अपना बनाकर क्यों अपने साथ ले जाना चाहता था? शिवराज शौर्य और मयंक की नज़रों को समझ चुका था। उसने बिना नज़र हटाए कहा, शी इज़ माई वाइफ, रिमेंबर। शिवराज ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर शौर्य की ओर देखा। शौर्य, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, अब हम निकलते हैं। शौर्य सिर हिलाकर बाहर चला गया था। शिवराज फिर से ईशा के पास आ गया था। एक पल को उसकी डरी हुई हालत देखी और फिर बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लिया था। ईशा उसकी इस हरकत पर चौंक गई थी। अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं चल सकती हूँ? शिवराज ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, तुम गिर जाओगी, डोंट आर्ग्यू विद मी। ईशा चुप हो गई थी। उसकी सांसें तेज थीं, पर उसने खुद को ढीला छोड़ दिया था। शिवराज उसे लेकर अस्पताल से गाड़ी की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर मयंक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, शौर्य बगल में, और पीछे शिवराज और ईशा बैठे हुए थे। ईशा शरारती मासूमियत से बोले जा रही थी, क्योंकि वो अब यकीन करने लगी थी कि शिवराज ही उसका हस्बैंड है। उसने धीरे से पूछा, तो आप मेरे हस्बैंड हो? मतलब हस्बैंड जैसे हस्बैंड वाइफ वाला हस्बैंड होता है ना, वैसे ही हस्बैंड हो ना? शिवराज ने जबड़े भींचते हुए कहा, यस। तुमने ये 10वीं बार पूछा है। वहीं शांतिपुर गांव में उसी वक्त देर रात झोंपड़ी के बाहर तूफानी हवा चल रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और पेड़ झूमते हुए कर्कश आवाज कर रहे थे। अंदर एक टूटी सी खाट पर एक बूढ़ी औरत लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं
चेहरा पसीने और दर्द से भीगा हुआ था। पास ही एक बूढ़ी औरत, ईशा की मौसी, उनके सिरहाने बैठी हुई थी। कांपते हाथों से उनका माथा सहला रही थी। गंगा, गंगा, हिम्मत मत हार, ईशा आएगी, वो तुझसे मिलने ज़रूर आएगी। हमारी ईशा कभी किसी के साथ नहीं भाग सकती। ये गांव के लोग तो झूठ बोलते हैं, वो क्या जाने। और तूने ही तो बताया था ना कि वो तेरी दवाई लेने के लिए गई थी, लेकिन जब से नहीं लौटी। लेकिन गंगा देवी की आंखों से अब बस आंसू बह रहे थे। ना तो उनकी आवाज़ निकल रही थी और ना ही सवाल था। बुखार ने जैसे उनके बदन को तोड़कर रख दिया था। और ईशा के अलावा उन्हें देखने वाला था ही कौन। बस उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जैसे उन्होंने सब सुन लिया हो और अब बस एक चीज़ का इंतज़ार हो, अपनी बेटी की आखिरी झलक का। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला। ईशा की माँ गंगा ने नज़र उठाकर देखा। उन्हें लगा जैसे ईशा आई होगी, लेकिन कुछ गांव वाले अंदर घुस आए थे। लालटेन की रोशनी में उनकी आंखें चल रही थीं। गंगा, अब नाटक बंद कर दे। तेरी बेटी ने हमारे गांव की नाक कटवा दी है, उस शहरी लौंडे के साथ भाग गई। तू शर्म से मर क्यों नहीं जाती? किस मुंह से जिंदा है अब तक? पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी उस लड़की ने। एक औरत ने तो थूक दिया था खाट के पास। गंगा देवी की आंखें भर आई थीं। शरीर का दर्द अब शायद दिल के दर्द के आगे कुछ नहीं रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए फुसफुसाया, ईशा, मेरी बच्ची। झूठ है ये, वो ऐसी नहीं है, वो तो दवा लाने गई थी। अगर ऐसी नहीं है तो फिर कहाँ है तेरी बच्ची? एक औरत ने आंखें नचाते हुए पूछा। 2 हफ्ते से ना तो उस शहरी बाबू का कुछ पता चला है और ना तारी छोरी का। अगर वो उसके साथ ना भागी होती तो दोनों एक ही दिन से गायब क्यों हैं? और तू ही बोल, अगर वो भागी ना हो तो आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई थारी छोरी को? बोल ना गंगा, चुप क्यों है? उनका गला भरा गया था, आंखें बंद हो रही थीं। मौसी ने चिल्लाकर कहा, बस करो तुम लोग, शर्म नहीं है क्या तुम लोगों को? ये क्या कर रहे हो? मरती हुई औरत को ताने दे रहे हो? पर भीड़ अब भी नहीं रुकी थी। उसी समय कार के अंदर ईशा अब भी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। शायद कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था उस सच्चाई का जो उसे अब कुछ देर पहले पता चली थी। मतलब मैं आपकी बीवी हूँ और आप तो बहुत अमीर लगते हैं। कितनी बड़ी गाड़ी है आपके पास, तो अब मैं खूब सारा खाना खा सकती हूँ ना? वो आंखें बड़ी करके बोली। शिवराज ने एक लंबी सांस ली, फिर उसकी ओर देखा। तुम अभी सिर्फ एक घायल लड़की हो जो ठीक होनी चाहिए। ईशा ने होंठ दबाते हुए कुछ पल उसे घूरा, फिर माथे पर बल डालकर बड़ी मासूमियत से बोली, मतलब आप ही मेरे पति हो ना? खड़ूस राक्षस। शिवराज की भौहें तिरछी हो गई थीं। क्या कहा तुमने? उसने सख्त आवाज़ में पूछा, क्योंकि नरमी से बात करना तो उसने सीखा ही नहीं था। ईशा ने पलकों को झपकाया और शरारत से मुस्कुराकर बोली, हाँ, खड़ूस राक्षस। अपनी बीवी से कोई ऐसे बात करता है क्या? और वैसे भी आप तो राक्षस से भी थोड़े ज़्यादा ही खतरनाक लगते हो। सामने ड्राइविंग सीट पर बैठे शौर्य और मयंक की हंसी छूट गई थी। शौर्य ने पीछे पलटते हुए कहा, भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। भाई को किसी ने पहली बार ऐसा कुछ कहा है कि वो चुप हो गए हैं। शिवराज ने गहरी सांस ली और दांत भींचते हुए साइड में देखा। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है ना? उसकी आवाज़ संयम में थी, लेकिन आंखों में हल्की जलन उतर आई थी। ईशा ने सिर झुकाकर कुछ सोचा, फिर अचानक मुस्कुराई। नहीं, अगर एक बात मैं सच कहूँ, मैं आपसे शादी कर चुकी हूँ, तो फिर आप जैसे खड़ूस राक्षस से मेरी जोड़ी जम कैसे गई? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ना जाने क्यों शिवराज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ईशा को पहले से जानता था, या फिर जिस लड़की को समझकर वो ईशा को उठा लाया था, ईशा वो लड़की थी ही नहीं। शिवराज ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की। उसने अपने जबड़े कसे और कुछ पल शांति बनाए रखी, फिर ईशा की तरफ मुड़ा और बहुत गहरी आवाज़ में बोला, तुम बस ठीक हो जाओ, तुम्हारे ठीक होते ही सब कुछ याद दिला दूंगा। फिर तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगा, जैसे जैसे सब हुआ था बिल्कुल वैसे ही। जो तुमने किया था वो भी याद दिलाऊंगा, और जो मैं करने वाला हूँ वो तुम्हें भी नहीं पता। और ये भी कि इस खड़ूस राक्षस से शादी करना कितना भारी पड़ सकता है तुम्हें। ईशा ने अपने होंठ गोल करते हुए उसकी ओर सिर झुकाया। धमका रहे हो क्या मिस्टर खड़ूस? शौर्य और मयंक एक बार फिर हंसी में डूब गए थे। शिवराज ने मयंक को इशारा किया, गाड़ी रोको, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ना तुम लोगों को, और इसे तो अस्पताल वापस ले चलो, शायद दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चोट लगी है इस लड़की के। ईशा ने तुरंत अपनी जगह सीधी होकर मासूमियत से कहा, नहीं नहीं, मुझे और दवाई नहीं चाहिए, आप ऐसे ही गुस्से होते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी हस्बैंड को मनाना तो
हर वाइफ को अच्छे से आता है। वहीं दूसरी तरफ आसमान अभी बेहिसाब बरस रहा था। बिजली की कड़क हवा की चीखें मिलकर ऐसा महसूस करा रही थीं जैसे खुद कुदरत भी किसी जुल्म पर नाराज हो। गांव के एक किनारे दो आदमी और एक औरत एक पुरानी खाट को खींचते हुए ले जा रहे थे। खाट पर ईशा की माँ थी, बेहोश, जर्जर और सर्दी से कांपती हुई। रामदीन भैया, ये पाप मत करिए। मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? मौसी सरला देवी पीछे से रोती चिल्लाती आई और खाट का रास्ता रोक लिया था, जिन्हें और औरतों ने पकड़ रखा था। एक मोटी सी औरत ने तिरस्कार से कहा, सरला, तू पीछे हट जा। और वैसे भी तू हमारे गांव की औरत नहीं है। ये औरत तो अपशकुन है। 2 हफ्ते से झूठ बोल रही है। इसकी छोरी भाग गई है उस शहरी बाबू के संग, और गांव में कौन नहीं जानता कि उस कल के आए रिपोर्टर के साथ कैसे हंसी ठिठोली करती फिरती थी ये लड़की। और तू अब भी इसे बचा रही है? सरला देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी बहन बीमार है, बस 2 दिन की मोहलत दे दो। भगवान का नाम लो। इसे कहीं बाहर फेंकना पाप होगा। तुम लोगों को पाप लगेगा। क्या पता कि ईशा भागी ना हो। लेकिन एक और मर्द सामने आया। उसके हाथ में लालटेन थी जो बारिश में भी मुश्किल से जल रही थी। वो गुर्राया, गांव के नियम सब पर बराबर हैं सरला। जब इज्जत ही बची ना रही तो इन जैसे लोग अब इस गांव में भी नहीं रह सकते। किसी ने खाट को धक्का दे दिया था। सरला देवी गिर पड़ी थी। उनके घुटनों से मिट्टी लिपट गई थी। उन्होंने बारिश में भीगते हुए बहन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये एक काल्पनिक कहानी है जिसमें दिखाए गए किरदार और घटनाएं मात्र कल्पना है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अस्वीकृत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वह इसे केवल एक फिक्शनल स्टोरी की तरह ही देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.